हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के पटेल, पीजीटी बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय मालीगांव। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, बट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, you have to read it very carefully and you have to focus on each and every point. Let us begin ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन है क्या। इसके पहले आपने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा। उसमें देखा था कि डीएनए से डीएनए बनना ये रेप्लिकेशन था और डीएनए से आरएनए बनना एक्चुअल में मैसेंजर आरएनए बनता है, ये ट्रांसक्रिप्शन है। और फिर इसका पर्पज़ क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है और इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो आपने रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ा, कैसे डीएनए से दूसरी डीएनए की कॉपी बन रही थी। अब हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन है क्या, यहाँ देखिए, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डीएनए। तो ऐसा होता क्यों है? आप लोग जानते हैं कि डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो जो है कैसे नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। तो इसके प्रोसेस में डीएनए से आरएनए बनता है और इसी आरएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड कर ली जाती है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड पार्टिसिपेट। इसको बहुत अच्छे से स्टूडेंट समझना है। डीएनए के देखिए दो स्ट्रैंड थे, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम था और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम था। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ये दोनों स्ट्रैंड नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें से केवल एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा, वो भी पूरा स्ट्रैंड नहीं पार्टिसिपेट करेगा, इसका कोई पार्ट पार्टिसिपेट करेगा। तो आई होप यू विल बी वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड द ट्रांसक्रिप्शन। तो पहला हमें क्या देना, ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनीशन हुआ। सिंपली अगर कहें तो डीएनए से आरएनए बनना जो है ये ट्रांसक्रिप्शन है। और डीएनए से आरएनए, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और उनमें से दोनों स्ट्रैंड नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है और उस एक स्ट्रैंड का पूरा स्ट्रैंड नहीं पार्टिसिपेट करता, उसका केवल कुछ पार्ट पार्टिसिपेट करता है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये दोनों स्ट्रैंड आखिर क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते, इसका हम आंसर जानेंगे। बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज, इसके रीजन पे हम आते हैं। इसका पहला रीजन है ये बोथ स्ट्रैंड्स गेट ट्रांसक्राइब एट द सेम टाइम। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से अगर आरएनए बनना शुरू होगा, सिंस द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड वुड बी डिफरेंट इन बोथ, तो क्या होगा, जो दोनों में एमिनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। और वो डिफरेंट क्यों होगा, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटैरिटी। देन टू आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट सीक्वेंस विल बी फॉर्म्ड। तो 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे which in turn give rise to 2 different proteins और 2 different protein बन जाएगा। Therefore one DNA would end up giving rise to 2 different proteins, और एक DNA से 2 different proteins बन जाएंगे। इसलिए जो है दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट
नहीं करते। दूसरा भी रीजन है, 2 RNA molecules so formed will be complementary, और when 2 RNA molecules will be formed, they will be complementary to each other, hence would end up forming a double stranded RNA। अब क्या होगा, अगर दोनों स्ट्रैंड से हो जाएगा तो RNA भी डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, जबकि जानते हैं कि आप लोग RNA जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और जब डबल स्ट्रैंडेड जब हो जाएगा तो जो पूरा प्रोसेस ही है ट्रांसक्रिप्शन का, वो फ्यूटाइल, बेकार हो जाएगा। वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होने में बहुत कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ये तो 2 रीजन हुए जिसकी वजह से DNA के दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है और उसका कुछ पार्ट ही पार्टिसिपेट करता है। अब स्टूडेंट आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है प्राइमरली 3 रीजन्स। जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है वो DNA पर है और उसके 3 रीजन्स होते हैं। पहला होता प्रमोटर। हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन में रहते हैं प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर के बारे में। तो यहाँ पे हम देखें कि एक्चुअल में प्रमोटर है क्या चीज़। ये मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रमोटर जो है ये ट्रांसक्रिप्शन को बिगिन करने का काम करता है। और कैसे बिगिन करता है, जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है यहाँ आके बाइंड कर जाता है। दूसरा जो है यूनिट स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, DNA का पार्ट ही है, एक्चुअली यही ट्रांसक्राइब्ड होता है। अभी हमने बताया कि DNA का केवल एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है और उस स्ट्रैंड का केवल कुछ पोर्शन पार्टिसिपेट करता है। तो जो पोर्शन पार्टिसिपेट कर रहा है वो स्ट्रक्चरल जीन है। तीसरा टर्मिनेटर। अब अगर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है तो उसको कहीं टर्मिनेट भी होना चाहिए, ख़त्म भी हो जाए। तो टर्मिनेटर करता मार्क्स द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अभी मैं आगे बताऊंगा कि यही सिंगल DNA पॉलीमरेज एंजाइम विशेषतर इसमें प्रोकैरियोट्स में पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन में अकेले इन्वॉल्व है। तो कैसे ये प्रमोटर पर भी काम करता है, टर्मिनेटर भी काम करता है, आगे हम इसको बताएंगे। Students, here you have to understand the template strand and coding strand. टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड मीन्स यहाँ पे आ जाएगा जब DNA के 2 स्ट्रैंड में से एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें से हम एक टेम्पलेट स्ट्रैंड एक को कहते हैं और कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं दूसरे को। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड हमें समझना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से हम नहीं समझ सकते। अब यहाँ बात आती एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा एंजाइम, DNA पॉलीमरेज, और इसको DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज भी कहते हैं क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन तो DNA से RNA बन रहा है। कैटालाइजेज इन ओनली वन डायरेक्शन। तो जो RNA पॉलीमरेज होता है ये जो कैटालाइज करता केवल एक डायरेक्शन में करता और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब एक ही डायरेक्शन में RNA पॉलीमरेज कैटालाइज करता है तो DNA में तो आपने देखा कि इस तरीके से एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। तो जब 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होता है कैटालाइज करता है तो उसमें जो पोलैरिटी होती है DNA में उसमें एक ही स्ट्रैंड में होता है। दूसरा देयरफॉर द स्ट्रैंड विथ पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्ट एज टेम्पलेट। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहता है। अब देखिए कि RNA पॉलीमरेज जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ है कैटालाइज कर रहा है और RNA बनना है। तो इसका मतलब जो स्ट्रैंड जो होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, जैसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसी पर RNA बनेगा, यानी ये टेम्पलेट का काम करेगा। तो इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। तो दूसरे वाले का क्या होगा हम समझते हैं, जिसकी पोलैरिटी A है 5 प्राइम टू
3' है। द स्ट्रैंड विथ पोलैरिटी 5' to 3' एक्ट्स एज कोडिंग स्ट्रैंड। ये मिसनामर है। कोडिंग स्ट्रैंड तो इसको मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये किसी चीज़ को कोड नहीं करता है। विच इज द मिसनामर सिंस इट डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। कोडिंग स्ट्रैंड हैज सीक्वेंस सिमिलर टू RNA फॉर्म। इसका मतलब क्या होगा? अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन में एक्चुअल में क्या हो रहा है, DNA से RNA बन रहा है, और किस पे हो रहा है, 3' to 5' जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम किया। तो जो 5' to 3' है, इससे जो RNA बनेगा इससे, वो उसके सिमिलर होगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि DNA में जो होता है बेस नाइट्रोजनस बेसिस का होता है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि इस स्ट्रैंड में थाइमीन है, और जो इससे RNA बनेगा उसमें यूरेसिल जुड़ जाएगा। बाकी दोनों में पूरी सिमिलैरिटी है। तो एक चीज़ और जो है स्टूडेंट्स, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो कोडिंग स्ट्रैंड से लेते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड से नहीं लेते हैं। क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड के बताया कि जो RNA बनेगा कोडिंग स्ट्रैंड से बिल्कुल सिमिलर होगा। तो अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड दे दिया जाए और बताया जाए कि ट्रांसक्रिप्शन में जो RNA बना उसका स्ट्रैंड क्या होगा, तो कोडिंग स्ट्रैंड में आप जो है थायमीन की जगह यूरेसिल रिप्लेस कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। आपके NCERT में भी दिया है क्वेश्चन, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए वेरी सिंपल है, ये 5' to 3' है और 3' to 5' है। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड हो गया और ऊपर का टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। टेम्पलेट स्ट्रैंड ऊपर का क्यों हुआ? क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन और जो RNA पॉलीमरेज है वो 5' to 3' में वर्क करेगा। तो सबसे पहला यहाँ जो है देखिए ये प्रोमोटर है, यहाँ पे ये प्रोमोटर है, ये स्टार्ट साइट यहाँ होगा। इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन है, फिर टर्नेट यहाँ पे होगा, इसको ध्यान रखना। अब देखिए जीन की बात आती है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन आया है। द DNA sequence which codes for transfer RNA or ribosomal RNA molecule defined as a gene। वैसे जीन के डिफिनीसन देना थोड़ा सा टफ है। कभी कभी देखिए कि वायरसेस होते हैं, उसमें RNA जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, तो उसके पार्ट को भी हमें जीन कहना पड़ता है। लेकिन एक सेट डेफिनीशन पे यहाँ आए तो उसको हम सिस्टान, सेगमेंट ऑफ DNA दैट कंटेन्स द जेनेटिक कोड फॉर ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड। अब देखिए स्ट्रैंड तो पूरा है DNA का, लेकिन इसके कुछ पार्ट होता है, हमने बताया कि कुछ ही पार्ट ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये पार्ट जो सेगमेंट है जो कि जेनेटिक कोड के लिए जो है, इसमें जेनेटिक कोड है, उसी को हम सिस्टान कह रहे हैं। द स्ट्रक्चरल जीन्स कुड बी ऑफ 2 टाइप्स। अब इसमें भी ये 2 तरीके के हो सकते हैं। जो यूकैरियोट्स होते हैं मीन्स ऑर्गेनिज्म विथ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, मीन्स इसमें मोनोसिस्टानिक होता है, यानी 1 सिस्टान होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म विदाउट न्यूक्लियस, डिफाइंड न्यूक्लियस कह सकते हैं, वो पॉलीसिस्टानिक होता है। अब आइए, मोनोसिस्टानिक जीन्स के भी 2 पार्ट होते हैं। एक जो होता है एक्जान, अभी आगे हम बताएंगे, एक्जान और इंट्रान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीक्वेंसेस दैट कोड फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड इज एक्सप्रेस्ड इन अ मैच्योर्ड एंड प्रोसेस्ड mRNA। जो ट्रांसक्रिप्शन का फाइनल प्रोडक्ट होगा वो मैसेंजर RNA होगा, अभी मैं बताऊंगा। तो इसमें से DNA का वो पार्ट जो कि उनको कोड कर रहा है उसको हम एक्जान कहते हैं, और जो इंट्रान होता है, इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस दैट डू नॉट अपीयर इन मैच्योर, इंट्रान जो होता है वो मैच्योर RNA में ये अपीयर नहीं होता है, उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। अभी हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस पढ़ करके उसको फिर हम आगे बताते हैं। रेगुलेटरी जीन्स भी यहाँ रोल होता है। सीक्वेंसेस दैट डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग बट हैव रेगुलेटरी फंक्शन। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन का रोल है,
लेकिन रेगुलेटरी जीन्स का ये रोल इसमें ट्रांसक्रिप्शन में नहीं है। क्या रोल है? ये कोडिंग नहीं कर रहा किसी तरीके से, लेकिन ये रेगुलेटरी फंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम अगर देखें, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के हम प्रोसेस पे आए, तो उसके पहले हमें जान ले कि टाइप्स ऑफ आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो 3 टाइप के जो आरएनए होते हैं ये पाए जाते हैं। पहला होता मैसेंजर आरएनए। तीनों के फंक्शन बहुत क्लियरली पूछे जाते हैं, आपको ये याद होना चाहिए। तो मैसेंजर आरएनए काम क्या करता है? इट सर्व्स एज ए टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अभी अभी आपने देखा कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जो मैसेंजर आरएनए होता है ये टेम्पलेट का काम करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस में भी देखिए वहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, यहाँ भी चेन बन रहा था, यहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रहा था, वहाँ भी चेन बनेगा। वहाँ पर जो है ये आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। तो जो यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का काम किया था, अब यहाँ डीएनए से आरएनए बन गया तो आरएनए का स्ट्रैंड। और कौन आरएनए? मैसेंजर आरएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट का काम करेगा प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए। डीएनए इज ट्रांसक्राइब टू फॉर्म एन एमआरएनए व्हिच इन टर्न इज ट्रांसलेटेड टू फॉर्म प्रोटीन। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अभी हमने शुरू में ही बताया था। स्टूडेंट्स, दूसरा टाइप का जो आरएनए है ट्रांसफर आरएनए, इट ब्रिंग्स एमिनो एसिड। ट्रांसफर से नाम ही लग रहा है, एमिनो एसिड लाएगा। कब लाएगा? ट्रांसलेशन के समय जब प्रोटीन बनती। प्रोटीन किससे बनेगा? एमिनो एसिड से बनेगा। ये एमिनो एसिड कैसे इकट्ठा होंगे? कौन लाएगा इनको? जो ट्रांसफर आरएनए लाता है। और क्या करता? लाता ही नहीं है, ये जेनेटिक कोड को पढ़ करके एमिनो एसिड को एक सीक्वेंस में वहाँ पुटअप करने का काम करता है। स्टूडेंट, तीसरा भी आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। ये सबका रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में। ये टेम्पलेट का काम किया, ये एमिनो एसिड को ट्रांसफ़र किया और जेनेटिक कोड को पढ़ा। और जो राइबोसोमल आरएनए है, दीज आर वर्क बेंचेज ऑफ ट्रांसलेशन, दे प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, ये इनका जो क्या हो गया, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल होता है। तो आरएनए में आपने पढ़ा कि आरएनए जो है ये कैटालिस्ट का भी काम करता है। तो वहाँ पे हमें ये समझ सकते हैं कि इनके ये 3 टाइप का। अब स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ा और जो आरएनए बनते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस किस तरीके से होता है, इसको हमें जानेंगे। इसका 3, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन, ये 3 जो है इसमें पार्ट होते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन जानते हैं, शुरुआत करना। शुरुआत हमने बताया कहाँ पे होगा? प्रमोटर पे होगा। और कौन होगा, कैसे होगा प्रमोटर? प्रमोटर क्या है? वो डीएनए का पार्ट ही है जहाँ पर नाइट्रोजनस बेसेस के इस स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं और ये आरएनए पॉलीमरेज वहीं बाइंड कर सकता है। अब जब वहाँ बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद द प्रोमोटर टू इनिशिएट द प्रोसेस। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्रोमोटर से बाइंड हो जाता है और जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको इनिशिएट करता है। इसके अलावा स्टूडेंट, एसोसिएशन विद इनिशिएटर, आरएनए पॉलीमरेज अकेले जो है बाइंड भी कर जाएगा। तो अभी यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, वही इनिशिएशन का भी काम करा देता है, वही टर्मिनेशन का भी। तो कैसे होता है? तो इस पॉलीमरेज एंजाइम से अगर सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है तो ये इनिशिएशन शुरू हो जाता है, और अगर रो फैक्टर जुड़ जाता है तो वहाँ टर्मिनेट हो जाता है। ये क्या काम करता है? एक ही एंजाइम 2 जगह कैसे काम कर रहा है? तो जब सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा तो उसकी स्पेसिफिसिटी जो है चेंज कर देगा और इनिशिएट हो जाएगा, और वहाँ फिर से रो फैक्टर जुड़ेगा तो फिर से उसकी स्पेसिफिसिटी को चेंज कर देगा और वहाँ टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए इलांगेशन, आरएनए पॉलीमरेज यूजेज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट।
तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, आप जानते हैं कि एंजाइम जब काम करता है तो एंजाइम हो गया किसी सबस्ट्रेट पे काम करता है, तो यहाँ जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पॉलीमराइजेशन आकर्स अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्रिटी। नेक्स्ट आते हैं हम टर्मिनेशन देखते हैं। टर्मिनेशन आकर्स व्हेन टर्मिनेशन फैक्टर कहिए या रो फैक्टर कहिए, उसको इनिशिएशन फैक्टर कह दीजिए। तो इनिशिएशन में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसमें रो फैक्टर जुड़ा, उसको इनिशिएशन फैक्टर, और इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर जुड़ा, ठीक, उसको हम इनिशिएशन फैक्टर कह सकते हैं। लाइक दैट इन केस ऑफ टर्मिनेशन रो फैक्टर इज एडेड, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन फैक्टर। तो ये क्या काम कर रहे हैं, दोनों सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर, ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी जो है उसको चेंज कर दे रहे हैं, इतना ये काम करते हैं। एज द आरएनए पॉलीमरेज प्रोसीड टू परफॉर्म इलांगेशन, बीच में जानते हैं कि इलांगेशन होगा, चेन लंबी होगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, क्योंकि जो है आरएनए इज आल्सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स फाउंड टू द एंजाइम, ये छोटा सा इसका पार्ट ये एंजाइम से बाउंड रहता है। एज द एंजाइम रीचेज द टर्मिनेशन रीजन दिस नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ। आरएनए जब बन रहा डीएनए टेम्पलेट पे तो उसको सेपरेट होना जरूरी है, और कहाँ पे सेपरेट होता है, जैसे ही टर्मिनेशन पॉइंट पे पहुँचता है वहाँ से ये जो नेसेंट मतलब जो डीएनए से आरएनए बन रहा है वो सेपरेट हो जाता है और हमें मैसेंजर आरएनए मिल जाता है। अब मैसेंजर आरएनए अपना काम करेगा, लेकिन इसमें भी डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक में जो होता है, जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो कंप्लीट होता है, वो फंक्शनल होता है, वो अपना फंक्शन वहीं से स्टार्ट करते। क्या फंक्शन, यानी प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। कभी कभी जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं रहता उसके पहले ही जो है ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है, यानी ये साइमल्टेनियसली है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ स्पेशल चैम्बर नहीं। प्रोकैरियोटिक में बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड तो होता नहीं, सारा का सारा साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। लेकिन अगर यही यूकैरियोटिक केस में पूछ लिया जाए तो शुरू तो कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में, वहाँ डिमार्केटेड बाउंड्री है, न्यूक्लियस में हो रहा है, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, फिर आगे करके ये साइटोप्लाज्म में ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ट्रांसलेशन जो होगा साइटोप्लाज्म में होगा। यहाँ देखें ये प्रोमोटर है, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड हुआ, और कब काम करना शुरू किया, ऐड होने से ही नहीं काम कर दिया। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर जो इनिशिएशन फैक्टर है शुरू हो गया। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी मैसेंजर आरएनए बनने लगा, प्रोकैरियोट में हम देखें। और जैसे ही इसी को हम यहाँ ये इनिशिएशन हो गया, ये बनने लगा, तो इतना तो स्टार्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड केस में देखें कि ये बन रहा तो आगे भी बढ़ना, यही देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे प्रोसीड कर रहा है, यहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आरएनए की बनती जा रही है। तो कहाँ तक पहुँचा, ये इलांगेशन हो गया, कितनी दूर तक जा रहा है, वो इलांगेशन हो गया। कितनी लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है, वो इलांगेशन के। इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही यही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक डीएनए के फिर सीक्वेंस पे पहुँचा, वहाँ पर भी नाइट्रोजनस बेसिस के स्पेशल सीक्वेंस हैं, और यहाँ पहुँचा तो इससे एक रो फैक्टर जुड़ गया, और रो फैक्टर जुड़ गया तो इसकी स्पेसिफिटी चेंज हो गई, और चेंज हो गई तो ये अलग हो गया। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम खुद तो अलग हो गया, और अब जो आरएनए बन रहा था वो भी यहाँ से अलग हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अभी हमने प्रोकैरियोट्स में बताया कि वहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन जो है साइटोप्लाज्म में हुआ। दूसरा हमने ये बताया कि वहाँ पे एक ही एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक ही एंजाइम काम कर रहा,
वही इनिशिएशन का भी काम किया, वही टर्मिनेशन का भी काम किया। और तीसरा जो मेन डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वो है कि वहाँ मैच्योर्ड मैसेंजर आरएनए बना और वो ट्रांसलेशन शुरू कर सकता है। लेकिन यूकैरियोट्स में जो आरएनए बनता है वो एचएन आरएनए बनता है, वो डायरेक्ट जो है ट्रांसलेशन शुरू नहीं करता। इसलिए यहाँ पे जो आरएनए बना उसमें प्रोसेसिंग उसकी होती है। प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, अब हमने बताया कि प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, लेकिन यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करते हैं और तीनों के अलग अलग फंक्शन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। यहाँ पे आप देख लें, जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, और जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है वो एचएन आरएनए। एचएन आरएनए क्या होता है, ये फंक्शनल नहीं है, इसीलिए मैसेंजर आरएनए प्रिकर्सर भी कहते हैं। थर्ड जो होता, जो तीसरा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, वो ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड एसआर आरएनए बनाता है। द प्रिकर्सर अब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन फिर पूछा जाता, व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए, एचएन आरएनए कंटेन्स बोथ इंट्रांस एंड एग्जान्स। अब यहाँ पे मेन बात पे आ गए, ये क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि इसमें इंट्रांस है जो कि किसी को कोड नहीं करेंगे, किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे, एग्जान्स जो है कोड करेंगे। तो निश्चित है अगर कंटिन्यूटी बनाए रहना है तो इस इंट्रान को हमें हटाना होगा। और कैसे हटेगा, इंट्रांस आर रिमूव्ड एंड एग्जान्स आर ज्वाइंट। ये सपोज इस तरीके से ये एग्जान है, इंट्रान है, फिर एग्जान, फिर इंट्रान। तो इंट्रान को ऐसे हटाना होगा, इसको फिर कट करने के लिए भी एंजाइम चाहिए और फिर जोड़ने के लिए भी एंजाइम चाहिए। तो ये होगा, तो इसमें क्या प्रोसेसिंग होता है, पहला तो ये हटाने का काम हुआ और इसी को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं, खूब पूछा जाता है। इन प्रिकर्सर, द प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए दैट इज एचएन आरएनए कंटेन्स बोथ इंट्रांस एंड एग्जान्स। इंट्रांस आर रिमूव्ड and exons are joined by the process called splicing. What is splicing? It is the removal of introns and adding of exons from the hnRNA. This is called splicing. इससे से काम नहीं बनना स्टूडेंट। स्प्लाइसिंग हो गई, अब सारे एग्जाम्स जुड़ गए, अभी भी उनको प्रोटेक्ट करने की, उनको फंक्शनल करने के लिए कुछ और चेंजेज होता है। तो एक होता है कैपिंग। कैपिंग क्या है, जो अभी हमारे पास एग्जाम से हुआ एचएन आरएनए है, कैपिंग इन दिस methyl guanosine triphosphate is added to the 5 prime end of एचएन आरएनए. You have got the RNA, one is 5 prime end and second is 3rd prime end. So what is capping? इस 5 prime end पर मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जाता है, जुड़ जाता है, इसी को हम कैपिंग कहते हैं। जो एचएन आरएनए है इसके 5 प्राइम एंड पर क्या जुड़ रहा है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज कॉल्ड कैपिंग। और इसके 3 प्राइम एंड पर भी कुछ जुड़ता है, उसको हम टेलिंग कहते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, 5 प्राइम पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा है और टेलिंग में क्या हुआ, एडिनाइलेट रेसिड्यू। फिर 3 प्राइम पे एडिनाइलेट क्या है, एडिनोसिन का रेसिड्यूज यहाँ जुड़ता है। फिर एचएन आरएनए इज फुल्ली प्रोसेस्ड, अब फुल्ली प्रोसेस हो गया। क्या क्या प्रोसेस हुआ, इंट्रॉन को रिमूव किया, एग्जान्स को जोड़ दिया, ये था स्प्लाइसिंग। फिर कैपिंग हुआ, 5 प्राइम एंड पर मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ा और इसको हमने कैपिंग कहा। और 3 प्राइम एंड पर एडिनाइलेट रेसिड्यू जुड़ा, इसको हमने टेलिंग कहा। अब ये माना जाता है कि इट इज़ रेडी टू फॉर ट्रांसलेशन, इट इज़ रेडी टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। तो इसको हम प्रोसेस्ड, जो एचएन आरएनए का जो फाइनल प्रोडक्ट है मैसेंजर आरएनए हो गया, विच इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। अब जब यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अब ये होता है कि ये न्यूक्लियस से कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, जहाँ
पर ट्रांसलेशन होना है। ये आप देख सकते हैं, यही चीज़ बताया गया है। ये हुआ। यहाँ पे देखिए, ये दिस इज इंट्रान एंड दिस इज एग्जान। इंट्रान को सब ये रिमूव कर दिया गया। देखिए एक ही कलर में हो गया। ये एक पहला प्रोसेस हो गया, ये स्प्लाइसिंग हो गया। अब यहाँ 5 प्राइम इन पे देखिए गुआनोसिन ट्राइफास्फेट 3 फास्फेट जुड़ गया, और यहाँ पे 3 प्राइम इन पर पॉलीएडेनाइलिन टेल जुड़ गया। अब ये मैसेंजर आरएनए बन गया, हेट्रोजिनस से आरएनए से मैसेंजर आरएनए बन गया, जो कि ट्रांसक्रिप्शन का फाइनल प्रोडक्ट भी होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन के हर पॉइंट को मैंने क्लियरली बताया। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले टॉपिक में हम दूसरा जेनेटिक कोड के बारे में बताएंगे। हमने ये भी बताया कि इस चैप्टर थोड़ा टफ है, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो ये उतना टफ नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।